एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ईयर हंगर। एक और सिम्टम है ईयर हंगर। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड की कमी होती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और वहां ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ये जब प्रभावित होता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर जब प्रभावित होता है तो बॉडी में पैरालिसिस भी हो सकती है। साथ में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाने के लिए हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है किसको? फ्रेनिक नर्व को। आपने पढ़ा होगा 12th में फ्रेनिक नर्व क्या काम करती है। फ्रेनिक नर्व हमारी डायफ्राम को कंट्रोल करती है। फ्रेनिक नर्व हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करती है, डायफ्राम की मूवमेंट को। तो क्या होता है कि हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है, कोई बताएगा आप में से? कितनी होती है हमारी रेस्पिरेटरी रेट? कितनी बार हम सांस लेते हैं पर मिनट में? कोई आइडिया नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मना भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। चलिए मैं बताता हूँ। 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। इसके ऊपर एक छोटा सा रिसर्च रहा है हमारा, जो हमने एक ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, रिसर्च नहीं, उसका वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे आयुर्मानव चैनल पे वो डला हुआ है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जीवों की श्वास गति कितनी होती है, प्राणायाम का महत्व क्या है, प्राणायाम करने से आप क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज उसमें मैंने बताई है। तो रेस्पिरेटेड इतनी होती है। तो जब फ्रेनिक नर्व एक्साइटेड होती है तो डायफ्राम को वो कहती है कि भाई बॉडी में अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। फिर हम डायफ्राम हमारा तेजी से होता है, हम सांस लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन साइंटिस्ट ने बोला है कि इसकी एक रेस्पिरेटरी रेट की उन्होंने वैल्यू दे दी कि लगभग 28 से 30 या 32 पर मिनट रेस्पिरेशन पर मिनट यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन बट वो सहन कर लेगा। ये बियरेबल है, ये बियरेबल है, इसको सहन कर सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि इससे ज्यादा जाती है, इससे ज्यादा जाती है, जिसको हम बोले गैस्पिंग कर रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब ये है कि भाई अब शायद अब इसको बचाने की प्रयास करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। ऐसे हम पहचानेंगे इमरजेंसी। और इस चीज को बोलते हैं हम एयर हंगर, कि अब उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी रेट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू पल्स रेट। सॉरी सॉरी, ये नहीं, हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू 4 इंटू पल्स रेट। अब 16 हम पर मिनट माने तो 4 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें रेस्पिरेटर को, 18 18 8 चौक 32, लगभग 72 हमारी पल्स आ जाएगी। और 16 के हिसाब से हमारी लगभग 64 के आसपास आएगी। जो 64 टू 80 तक हम इसको अच्छा मानते हैं रेस्पिरेटरी रेट को, वेरिएबल होती है। तो इतना आ जाएगा। मतलब क्या, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है तो पल्स रेट भी बढ़ेगी। लेकिन पल्स रेट बढ़ेगी तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, विषम अवस्था में बढ़ेगी, एक जैसी पल्स रेट नहीं चल रही होगी। कभी धक 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 ऐसे हुआ, तो कभी धक 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 धक, फिर एकदम धक 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 धक, इस तरीके से उसके वेव्स आएंगे। आप पल्स को चेक करेंगे तो
इतना फड़ 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 ऐसे तेजी से धक 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 ऐसे जाएगी। फिर उसके बाद धक 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 धक, इस प्रकार से विषम एक तरीके से उसमें वेव्स आएंगी। जैसे इसको अगर डायग्राम में हम बना करके देखें तो ऐसे आएगी वेव, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो लग रहा है यहाँ फास्ट है, या स्लो हुई या फास्ट हुई। एवरेज निकाल के देखेंगे 1 मिनट का, तो वो 100 के ऊपर जा रहा होगा और डायस्टोलिक प्रेशर इसमें डाउन हो जाएगा। डायस्टोलिक प्रेशर ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। हम केवल बीपी देखना जानते हैं, 120/80, 120/70, 130/75। लेकिन 120 ऊपर और नीचे का 50 पे आ जाए, ऊपर का 100 और नीचे का 50 पे आ जाए, तब आप क्या कहेंगे कि कहीं ऑक्सीजन डिमांड या ब्लड वॉल्यूम कम तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, यहां से हम ये चीज सीख रहे हैं क्लिनिकली। तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था इस सांस के बारे में, उनका नाम है ईलिंग बर्थ। स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि काफी समय हमने ये पढ़ा था, तो ये उनके नाम की स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार का कंसेप्ट हमारे सुश्रुता भी कह के गए हैं। सुश्रुता भी कह के गए हैं, या यूं कहें कि सुश्रुत जी ने जो कहा वो इन्होंने कह दिया, तो फिर हमें ये ज्यादा सही रहेगा। उन्होंने बोला बाल स्थविर मूर्छा प्रपीड़ितानाम श्राम न विद्यते। सुश्रुत शारीर स्थान, सुश्रुत शारीर स्थान कितना, रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, आप देखिएगा। अंबिका दत्त शास्त्री जी की अच्छी पुस्तक है। अगर किसी इंग्लिश राइटर की बुक अगर आप लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। डॉक्टर राम सर से आप पूछिएगा, उनके पास बुक्स का काफी अच्छा संग्रह है, वो बताएंगे कौन सा और राइटर अच्छा हो सकता है। 8/2 में मैं अंबिका दत्त शास्त्री जी को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं उनका बोल रहा हूँ, काफी अच्छी बुक बताते हैं। ये जो अभी ईलिंग वर्थ ने जो बोला ना, वही कंसेप्ट यहां मिल जाएगा आपको इस श्लोक में। तो इस प्रकार से बॉडी में एनॉक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और एनॉक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होने से मैंने जस्ट अभी बोला कि भाई आपके जहां पर अगर सप्लाई कम हो जाएगी किसी चीज की, तो आपस में लड़ाई होने लगेगी, लड़ाई होगी तो वहां पर बम बाट होंगे, डेथ होंगी लोगों की। तो ऐसे ही बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से टिश्यू डेथ होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभावित होता है वो मायोकार्डियम मेम्ब्रेन हार्ट की प्रभावित होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट फेल्यूर। जस्ट अभी हम पढ़ चुके, उसको डिटेल में यहाँ पर फिर से हमने, हृदय अतिपात इसको हिंदी में बोलते हैं, या हार्ट फेल्यूर की कंडीशन डेवलप होती है। इसके सिम्टम्स में बता ही चुका सभी को, जब रक्त की कमी होती है तो पेलॉर कलर हो जाता है, क्लैमी बॉडी हो जाती है, चिकनी टाइप की शाइनी कलर की, पल्स तेज हो जाती है, जीभ सूखने लगती है, नेत्र के गोलक अंदर धस जाते हैं, यानी आई बॉल में आपको अभी जस्ट समझाया मैंने, है ना। बहुत तेज सांस गति हो जाती है, क्योंकि पल्स रेट और सांस गति का क्या संबंध है मैं बता चुका, रेस्पिरेटरी इक्वल टू 4 × पल्स रेट। स्वेलिंग आने लगती है, एडिमा की कंडीशन हो जाती है एनीमिक कंडीशन में। तो ये सारे चीज हमें, शिफ्टिंग डलनेस आने लगती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारे कुछ उपाय बताए गए हैं इसको रोकने के। वो रोकने के उपाय क्या हैं, वो रोकने के उपाय स्थानीय उपाय, लोकल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन, इस प्रकार से चार ये प्रोसीजर रहते हैं। ये किसके लिए रहते हैं,
स्थानीय स्थानीय होते हैं, लोकल। अगर इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है तो क्या रहते हैं उपाय? इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है तो क्या रहते हैं उपाय? यहाँ आपको डेक्स्ट्रोज या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। हीमोस्टेटिक द्रव्यों को भी आपको देना पड़ सकता है। आयुर्वेद में रसायन का उल्लेख आता है। बोलबद्ध रस आपने देखा होगा, वो भी है, इसमें अच्छा काम करता है। हमारे यहाँ पर हिमालय की एक स्टैपिलॉन करके टैबलेट आती है, उसमें डला हुआ है रसायन। तो ये कई योग हैं। खून खराबा है, वो इसमें काम करता है। तो ये हमने इसके उपाय पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल हीमरेज को बचाने के लिए। इन उपायों की डिटेल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में चलेंगे अच्छे खासे।